नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। और हम सबको पता है कि हमारे देश का बजट 2024-25 जो कि अप्लाई होता है 8 अप्रैल 25 से हमारे देश में सदन में पेश किया जा चुका है। और उसमें डायरेक्ट टैक्स को लेके कई सारे चेंजेस किए गए हैं, कई सारे सुझाव उसमें बताए गए हैं, कई सारे चेंजेस हैं जो 8 अप्रैल 25 से भी एप्लीकेबल हैं और कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स भी हुए जो आज की डेट से ही एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सारे अमेंडमेंट में चर्चा करने के लिए, विस्तृत चर्चा करने के लिए मैंने इंडिया के एक्सपर्ट सीए राजन विद्यार्थी जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद विनीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण समय, सर पूरे रूट पे थे, अपने पूरे रोटरी क्लब की ट्रिप्स में चल रहे हैं, वहाँ से लगातार डायरेक्ट होते हुए सर मेरे पास आए हैं और हम लोग ने इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट किया है। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए सर, मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा कि हमारे देश का बजट लगभग 48.21 लाख करोड़ रुपए का है। इतना बड़ा बजट जिसमें 25 लाख करोड़ रुपए के आसपास हम लोग केवल टैक्स से कलेक्शन करते हैं। तो यानी टैक्स गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के वो टैक्स लगाती है और एक जरा सा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वाइड चेंजेस कर देता है। जैसे गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमारी जो चेंजेस की बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को चेंजेस करे हैं और वो कह रहे हैं कि इससे कम से कम 4 करोड़ एम्प्लॉय को फ़ायदा मिलने वाला है। क्या इससे आप कितने सहमत हैं और इसमें चेंजेस आया क्या है? बिल्कुल सही कहा है गवर्नमेंट ने। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का जो बजट है ये 4 पॉइंट पे आधारित है। गरीब, किसान, अन्नदाता और महिला, उनके वेलफेयर के लिए बनाया गया है ये बजट। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मैं 4 जाति मानता हूँ, तो उन्हीं के विकास के लिए फोकस किया गया है। जहाँ तक बजट के कलेक्शन की बात है, टैक्स कलेक्शन की बात है, अब देखिए जब से जीएसटी आया है टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। तो इस बार के बजट में खास चीज जो देखने की है वो ये है कि रेवेन्यू कलेक्शन रिसीप्ट जो है गवर्नमेंट की बढ़ रही हैं और कैपिटल रिसीप्ट्स कम हो रही हैं। इसका मतलब ये गवर्नमेंट जो है जो डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह से पैसा लेती थी वो उसको ऊपर उसका जोर कम है। वो जान रही है कि उसका बेटर टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है। तो इसलिए रेवेन्यू रिसीप्ट्स में इस बार अच्छी वृद्धि देखी गई है। अब आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा है ईस्टर्न डिडक्शन का, तो ईस्टर्न डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉय को मिलती थी पहले 50,000 की लिमिट होती थी, उसको बढ़ा के इस बार 75,000 कर दिया है। तो निश्चित रूप से सारे वेतनभोगी करदाता, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे पब्लिक सेक्टर में, सबको इस ईस्टर्न डिडक्शन का लाभ मिलेगा। मतलब देखा जाए तो मैं 30% के स्लैब में हूँ, सीधे सीधे 7,500 रुपये की छूट मेरे को मिल गई यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 30% के स्लैब में है तो 7,500 रुपए का टैक्स आपको बिल्कुल बचता है। बिल्कुल बच जाएगा, बिल्कुल। सर, मेरे को कोई फैमिली पेंशन मिल रही है, फैमिली पेंशन में भी क्या सरकार ने कोई चेंजेस बिल्कुल करे बिल्कुल हैं? सही कह रहे हैं विनीश जी आप। फैमिली पेंशन में अभी तक जो सेक्शन 57 में छूट थी वो 15,000 रुपए की छूट होती थी, उसको बढ़ा के इस बार 25,000 कर दिया गया है। और ये बहुत लंबे समय से ड्यू थी। हालांकि मेरा मानना है 25,000 अभी भी कम है, लेकिन थोड़ा और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये जो काफी लंबे समय से ड्यू थी इसको बढ़ाया गया है। और इससे निश्चित रूप से वो लोग जो पेंशन फैमिली पेंशन पा रहे हैं, अर्थात उनकी फैमिली में किसी अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई तो उसकी वजह से उनके फैमिली के बाकी मेंबर को, वाइफ को हस्बैंड की जगह वाइफ को, वाइफ की जगह हस्बैंड को इनकम मिल रही है, पेंशन मिल रही है, तो उसको ऊपर ये छूट मिलना एक लाजमी था, वाजिब है ये। वाजिब, मतलब ठीक है। सर, जो आम जनता होती है हमारे देश में, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी वाले टैक्स पे करते हैं और उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो टैक्स स्लैब के ऊपर होता है। क्या सरकार ने इस बार कुछ टैक्स स्लैब में चेंजेस करे हैं? बिल्कुल, देखिए आपने पिछले वर्ष में आपने देखा कि सरकार 2 तरह की टैक्स रिजीम लाई। एक ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स लगता था। उसकी जगह एक वो नई स्कीम लाई थी और उस नई स्कीम में अलग अलग छोटे छोटे स्लैब बनाए थे। इस बार उस नई स्कीम में उन्होंने और बदलाव किया है और उनके उसमें जो है स्लैब जो है चेंज करे गए हैं। तो उसका बदलाव फायदा भी लोगों को निश्चित रूप से मिलने जा रहा। 3 से 7 कर दिया है। हाँ और मतलब 1-1 लाख सब में बढ़ा दिया है जी। वही 3 से, मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 तक अगर हैं तो 5% है, 7 से 10 हैं तो 10% है, 10 से 12 है तो 15% है, 12 से 15 20 है और 15 से ऊपर है तो 30% है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है। और इस चीज़ का कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो एक एम्प्लॉय को मेरे हिसाब से 27,000 समथिंग का टैक्स का कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। बिल्कुल, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन और स्लैब के चेंज को मिला लिया जाए तो जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में भी कहा है, 27,500 रुपए का फायदा उसे मिलने जा रहा है। मिलने वाला है। सर, मैंने जो पीछे की स्टडी पढ़ी उसमें ये मैंने देखा कि लगभग पिछले 3 महीने में 5.6 लाख करोड़ 5.7 लाख करोड़ रुपीस
लोगों ने अपने सेविंग और एफडी में से निकाल के शेयर मार्केट में लगा दी है। बहुत बड़ी रकम है ये, जो बजट में हमें लग रहा था कुछ होगा। तो क्या बजट में शेयर्स को लेके भी कुछ बदलाव करे गए हैं? बिल्कुल विनीश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। अभी रिसेंटली एक स्टडी आई थी, इसमें देखा गया है कि इंडिया के लोग जो है शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा एंटर कर रहे हैं। और आज की डेट में तो आप देखो, छोटे से छोटा आदमी भी उसके पास मोबाइल पे ऐप है जिसपे वो शेयर ट्रांजेक्शन करता रहता है, दिन भर देखता रहता है मार्केट कितना बड़ा, उसका पोर्टफोलियो में कितना इंक्रीज हुआ। तो जब इस समय इस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को भी इतनी ज़्यादा तेजी आई है और बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है बैंकों से निकल के फाइनेंशियल उस मार्केट में चला गया है, तो गवर्नमेंट को ये देखना जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि जो शेयर मार्केट का सेक्टर है वो कहीं ना कहीं रिस्की सेक्टर होता है, इतना वोलेटाइल होता है कि जरा सी बात से भी वो मार्केट गिर जाता है। पीछे जब आपको ध्यान होगा, जब लेमन ब्रदर्स का अमेरिका में क्राइसिस आई थी तो पूरा वर्ल्ड का शेयर मार्केट क्रैश कर गया था, इंडिया का भी क्रैश किया था, वर्ल्ड में रिसेशन भी आ गया था। तो ये जो है, इस वजह से गवर्नमेंट लगातार ये सोच रही थी किस तरीके से हम इसको रेगुलेट करें। तो उन्होंने इस बार कैपिटल गेन के जो प्रोविजन है उसमें बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। उसमें एक परिवर्तन तो यह है कि जो लिस्टेड शेयर्स होते थे उसमें पहले अगर वो 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग के होते तो उन पर 10% का टैक्स लगता था, उसको उन्होंने अब की बढ़ा के 12.5% कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें हो रहा था। तो थोड़ा सा उनका कहना ये है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, तो उनको टैक्स करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा 12.5 किया है। लेकिन वहीं दूसरा एक अच्छा बदलाव ये है कि जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती थी, जिसमें कि गोल्ड और आपका लैंड बिल्डिंग भी आती थी, उनकी होल्डिंग जो है पहले 36 महीने होती थी, उसको घटा के अब की 24 महीने कर दिया गया है। और उसमें जो है रेट ऑफ टैक्स जो है, जो शेयर के केस में 15% लगता था, उसको बढ़ा के सबके लिए 20% यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स कर दिया गया है, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आ रहा है। तो सर, ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये 1 अप्रैल 25 से एप्लीकेबल होगा या आज ही की डेट से एप्लीकेबल? ये शेयर ट्रांजेक्शन के जो अमेंडमेंट है ये आज ही की डेट से एप्लीकेबल होगा, 23 जुलाई से। 23 जुलाई से, यानी आज के बाद अगर मैं कोई भी शेयर्स बेचूंगा और मुझे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, हाँ, तो नए रेट लगेंगे, नए रेट मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म पे सर क्या टैक्स रेट लगेगा? शॉर्ट टर्म मतलब अगर मैं 12 महीने से पहले खरीद रहा हूँ तो क्या टैक्स रेट मेरा लगेगा इस पे? शॉर्ट टर्म पे 20%, 20%, जो पहले 15 होता था उसको बढ़ा के 20 कर दिया, और लॉन्ग टर्म पे 12.5%। यानी मैं लॉन्ग टर्म करूं चाहे शॉर्ट टर्म करूं, मुझे टैक्स अब पिछली बार से ज्यादा देना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें एक चीज और है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया गया। प्रॉपर्टी और गोल्ड के केस में पहले अदर एसेट्स में, अदर देन शेयर मार्केट, इंडेक्सेशन मिलता था, इवन कि अनलिस्टेड शेयर्स पे भी इंडेक्सेशन मिलता था, वो अब इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया गया है। लेकिन एक बेनिफिट दे दिया है, जो पहले 1 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट होती थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स की, उसको बढ़ा के 1.25 लाख कर दिया गया। यानी अगर 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपको शेयर से, एग्जाम्प्ट रहेगा, उससे ऊपर पे बड़े रेट से टैक्स लगेगा। बिल्कुल सर, पहले एक एंजल टैक्स होता था, तो पहले तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहिए कि एंजल टैक्स होता क्या था और गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स पे क्या कोई नियम लाए हैं? एंजल टैक्स को उस समय बिल्कुल अबॉलिश कर दिया है। पहले एंजल टैक्स ये होता था कि जो फॉरेन कंपनी जाती थी यहाँ पे और वो स्टार्टअप्स को जो है एक्वायर करके अपना यहाँ पे उनके जरिए अपना बिजनेस करती थी, उनके ऊपर टैक्स लगता था। तो वो एंजल टैक्स उन्होंने बिल्कुल इस बार अबॉलिश कर दिया है। अब फॉरेन कंपनीज इंडिया में ज़्यादा आएंगी, ऐसा हमारा मानना है। एक चीज़ और उन्होंने इस बार चेंज किया फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, कि जो फॉरेन कंपनीज को रेट ऑफ टैक्स जो है 40% होता था, उसको घटा के 35% कर दिया है। तो इससे मुझे लगता है कि विदेशी कंपनियां ज्यादा आएंगी। आजकल बच्चा F&O में डील कर रहा है। बच्चे का मतलब जिस पर जैसे थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं और वो माइनर नहीं है, मेजर है, तो वो F&O में डील करने लगता है, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। और वो इतनी तेजी से करता है, उतने ज़्यादा चेंज उसमें एक्सपेंसेस अपने लगा रहा है, और उस पर STT टैक्स पे गवर्नमेंट लेती थी। तो क्या गवर्नमेंट ने इसको अपना बिजनेस समझ लिया, टारगेट समझ लिया, इसके ऊपर भी कोई चेंजेस कर दिया? जी हाँ, इसमें फ्यूचर ऑप्शन पे उन्होंने जो है बढ़ा दिया है रेट, जो कि मेरे ख्याल 2% कर दिया है, 0.2। हाँ जी, वो मतलब वही लगभग उतना ही। और इसका टैक्स बिल्कुल बढ़ा दिया गया है, बिल्कुल बढ़ा दिया है। सर, हमारे यहाँ कोई बिजनेस हम लोग करते हैं तो या तो कंपनी के फॉर्म में या प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में, या हम लोग ज़्यादातर प्रेफर पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं कि पार्टनरशिप में इजी काम हो जाता है, उसमें कंप्लाइंसेस थोड़ी कम होती हैं, इजी कर लेते हैं। अब इन्होंने कुछ चेंजेस पार्टनरशिप फर्म के रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट में करे हैं। हम दोनों की अलग अलग बातें करते हैं। सबसे पहले रेम्यूनरेशन में क्या चेंज कर? देखिए, ऐसा है, बिजनेस करने के लिए हमारे यहाँ 3-4 तरह का वो होता है फॉर्म।
प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है आदमी, पार्टनरशिप बिजनेस करता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनाता है या कंपनी बनाता है। तो उसमें पार्टनरशिप फर्म में जो टैक्स रेट होता था, उसमें ये होता था पहले पार्टनर्स को उनकी जो कैपिटल लगी उसको पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लागू होता था, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 12% था, और उनको एक सर्टेन लिमिट पे सैलरी मिलती थी। इसमें पहले कैलकुलेशन का मैनर ये था कि फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट 90% या मैक्सिमम मिनिमम 1.5 लाख रुपए इन केस ऑफ लॉस या कम प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख रुपए, और इफ प्रॉफिट इज मोर देन 3 लाख देन बैलेंस पे 60% मिलता था उसको सैलरी। अब इस सैलरी को उन्होंने इस बार काफी अच्छी तरीके से बढ़ा दिया है, इसका स्लैब जो है 6 लाख कर दिया है कि फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट 90% ऑफ सैलरी, विद मिनिमम ऑफ 3 लाख, जो 1.5 लाख मिनिमम होता था उसको 3 लाख कर दिया है, और एबव 6 लाख ऑफ सैलरी बुक प्रॉफिट सैलरी है 60%। तो एक तरीके से देखा जाए पार्टनर्स के हैंड में ज्यादा सैलरी जाएगी, और बुक प्रॉफिट जो है कंपनी के पास जो बैलेंस बचेगा जिस पर टैक्स देना पड़ता है फर्म को, वो फर्म को उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा। ये फर्म के लिए एक बेनिफिशियल प्रोविजन है मैं समझता हूँ। और पार्टनरशिप फर्म को जो पहले कुछ थोड़ा सा लोग पार्टनरशिप फर्म से हट रहे थे, वो कुछ पार्टनरशिप फर्म की तरफ आना चाहेंगे, पसंद करेंगे इसको। तो गवर्नमेंट का तो इसमें लॉस हुआ सर। फिर तो अगर आप यहाँ 30% दे रहे थे, यहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा मुझे मिल गए, वहाँ मैं 20% या 15% की स्लैब में भी हो सकता हूँ, तो गवर्नमेंट तो लॉस में आ जाएगी इसमें थोड़ी बहुत तो। बिल्कुल डेफिनेटली इससे मैं समझता हूँ रेवेन्यू लॉस तो होगा ही, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि जो पार्टनर्स हैं उनका स्लैब क्या है। अगर वो 30% की स्लैब में चल रहे हैं तो न्यूट्रल रहेगा, ये टैक्स न्यूट्रल। लेकिन अगर वो उनका स्लैब कम है, 20% है या 15% है, तो नेचुरली उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है, क्योंकि फर्म को तो बैलेंस प्रॉफिट कम बचा जिस पर वो 30% टैक्स दे रही है, तो ये टैक्स लॉस होगा गवर्नमेंट को इस केस में। सर इंटरेस्ट और रेमुनरेशन पे कोई टीडीएस का? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विनीश जी, आप सही कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने सोचा कि जब ये पार्टनरशिप फर्म है और इन पर हम इतना ज्यादा रेमुनरेशन और इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कुछ पार्टनर्स अपनी रिटर्न ना भरें या उनका टैक्स बच जाए, तो उन्होंने उसके लिए कर दिया कि टीडीएस प्रोविजन अट्रैक्ट करेंगे इसके ऊपर, और इसमें फर्म जो है उन पर 10% जो भी इंटरेस्ट और रेमुनरेशन दे रही है उस पर 10% ऑफ टैक्स काटना पड़ेगा रेमुनरेशन के ऊपर। तो ये रेमुनरेशन और इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट तो चलो हम ईयरली निकालते थे, रेमुनरेशन तो हम साल के लास्ट में निकालते थे, तो और रेमुनरेशन जो हमारा सेक्शन इसमें अप्लाई होगा वो हमारा फर्स्ट क्वार्टर से फर्स्ट मंथ से अप्लाई हो जाएगा, तो हमें रेमुनरेशन क्या पहले निकाल के? नहीं, रेमुनरेशन ऑलवेज जो है ईयर एंड पे निकलता है, तो इसमें ईयर एंड पे ही लायबिलिटी आएगी टीडीएस की। ओके, ईयर एंड पे ही हमें, क्योंकि जब आप बुक्स में एंट्री करेंगे, अगर आपने बुक्स में एंट्री क्वार्टरली करना शुरू कर दी, कोई तरीके से आपने अपने क्वार्टरली रिजल्ट निकालने शुरू कर दिए, तो नेचुरल क्वार्टरली लायबिलिटी आ जाएगी। अगर आप बुक्स में नेचुरली नॉर्मली जो होता है ईयर एंड पे इसकी अकाउंटिंग की जाती है, तो अकाउंटिंग के हिसाब से होगा। तो अगर आपने ईयर एंड पे अकाउंटिंग करी है, जैसे अनसिक्योर्ड लोन में नॉर्मली हम लोग ईयर एंड पे इंटरेस्ट देते हैं, तो उसी समय इंटरेस्ट पे टीडीएस काटते हैं, इसी तरीके से भी ईयर एंड पे ही टैक्स काटा जाएगा। सर सेक्शन 194D, जब हम कमीशन की कोई इनकम हमारी होती है तो उस पर जो पेमेंट हमें कर रहा होता है वो हमारे से टीडीएस काट लेता था 5%, तो क्या इसमें भी कोई चेंजेस? बिल्कुल टीडीएस के कई प्रोविजंस में चेंज करे हैं उन्होंने, और 5% से रेट घटा के 2% कर दिया गया। कमीशन है, ब्रोकरेज है, इंश्योरेंस कमीशन है, इंश्योरेंस कंपनीज से कोई रिसीट्स मिल रही है उसमें 5% कटता था, ये सब चीज़ों पे घटा के 5 से 2% कर दिया। इवन कि अगर कोई रेंट दिया जा रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ के द्वारा, तो उसको भी पहले 5% टीडीएस था, उसको भी घटा के 2% कर दिया। मतलब देखा जाए 194D 194DA 194G 194H और उसके बाद 194I वाला रेंट वाला जो पोर्शन है, जी उस पे ये सारे चेंजेस सब पे यूनिफॉर्म 5% की जगह 2% कर दिया है। मतलब मैं बता दूं आपको, 94D में हमारा इंश्योरेंस कमीशन आ जाता है, 94G में लॉटरी के कमीशन की कोई इनकम होती है तो वो आ जाती है, 94H में आपका ब्रोकरेज वगैरह आ जाती है, ब्रोकरेज कमीशन आ जाती है, और 94M कॉन्ट्रैक्टर्स को जो उसमें कमीशन उसमें मिलता है 94M उस पर भी आ जाएगा, 94I हमारा रेंट। यानी ये सारे जितने भी प्रोविजन थे, सेक्शन थे, इसमें 5% टीडीएस जो होता था वो अब 2% हो चुका है। सर हमारे देश में प्रॉपर्टीज बहुत सारी बिकती हैं, और प्रॉपर्टीज एक तरीके से कहा जाता है बहुत बड़ा मार्केट है, और प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे नियम लगाए। सेक्शन 50C लाई, सेक्शन 56 लाई, उसमें कई सारे सेक्शंस में उन्होंने कवर करने की कोशिश करी। फिर बाद में 26QB का भी इंट्रोडक्शन करा गया, 194IA से उन्होंने कहा कि आप अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बेचते हैं, यानी जिसकी स्टैम्प वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की है, उस पर आपको 1% टीडीएस देना पड़ता था। अब हमारे इंडिया में लोगों के पास बुद्धि ज़्यादा है, तो वो क्या करते थे, वो 2-2, 3-3 नाम में कर लेते थे रजिस्ट्री, और उसकी वैल्यू 50 से नीचे ले आते थे,
और टीडीएस से बच जाते थे और रिटर्न्स में दिखाते नहीं थे। कुछ ऐसा भी लोग कर रहे थे। क्या सरकार ने इसको भी पकड़ लिया है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनीश जी। प्रॉपर्टी पे ट्रांजेक्शन पे सबसे ज़्यादा जो है, एक तरीके से ये होता था कि जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है एक्चुअल प्राइस पे नहीं हो रही है या उसमें कुछ ऊपर नीचे कर लेते थे लोग, तो उसको करने के लिए गवर्नमेंट ने समय समय पर अमेंडमेंट किए, 50C 43CA और जैसे आपने 56 कहा और टीडीएस की बात कही। तो इस बार उन्होंने क्या किया, बहुत ऐसा देखा गया कि जहाँ पे ज्वाइंट ओनर हैं प्रॉपर्टी के, सपोज 4 ओनर हैं, तो 4 ओनर के हिस्से मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 25-25 लाख आ रहे हैं, तो उस पर वो 25-25 लाख इंडिविजुअल मानते हुए उस पर टीडीएस नहीं काटते थे। और कोर्ट में भी इस बात को माना है कि हाँ भाई, चूंकि एक के आदमी के हिस्से में 50 लाख से कम आ रहा है, इस पर टीडीएस नहीं लगेगा। तो इस एम्बिग्यूटी को ठीक करने के लिए उन्होंने कर दिया है कि ये ट्रांजेक्शन जो है प्रॉपर्टी वाइज माना जाएगा। अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है, चाहे उसके को ओनर कितने भी हों या चाहे उसके परचेजर कितने भी हों, उस केस में वो जो है, परचेजर तो अगर अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली अलग अलग लगेगा, को ओनर के केस में उसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर लगेगी, उस पर टीडीएस अप्लाई करेगा। ये मतलब वेलकम चेंज है, ये होना भी चाहिए था, बिल्कुल सही है। सर, लोग और बहुत समझदार हैं। वो क्या करते हैं, कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी फर्म के नाम से ले लेते हैं और फर्म में वो बिल्डिंग बना के रेंट पे दे देते हैं और उसकी रेंटल इनकम को वो बिजनेस इनकम ट्रीट कर लेते हैं। उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ने लगा के और फर्म में लॉस दिखा के वो सेट ऑफ करके कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्या सरकार ने ये भी नजर कर लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार ये प्रोविजन स्पेसिफिक रूप से ले आई गवर्नमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी आपको रेंटल इनकम हो रही है हाउस प्रॉपर्टी से या मतलब बिल्डिंग से, तो वो जो है रेंटल इनकम के हेड में ही टैक्स होगी, आप उसको बिजनेस प्रोपोर्शन में नहीं कर सकते। पहले ये बहुत डिबेटेबल इशू होता था, कोर्ट ऑफ लॉ में इसमें केसेस जाते थे कि लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते थे और उसमें रेंटल इनकम के अगेंस्ट में बहुत सारे खर्चे डाल के प्रॉफिट पे टैक्स देते थे, और कुछ जजमेंट ऐसे भी आए इसमें इस बात को माना गया। लेकिन उस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए उन्होंने इस बार बिल्कुल क्लियर कट स्पेसिफिक प्रोविजन कर दिया एक्ट में कि जो भी इनकम होगी बिल्डिंग के रेंट से, चाहे वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल हो, कैसी भी हो, वो सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स होगी, उसको आप किसी और हेड में नहीं ले जा सकते। सर, हमारे यहाँ सरकार की जिम्मेदारी होती है कि पढ़ाना, एजुकेशन, मेडिकल, ये सरकार की बेसिक जिम्मेदारी है जो सरकार नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं, जनता ज़्यादा, बहुत सारी सिचुएशंस हैं। तो उसके लिए सरकार ने कुछ ट्रस्ट को एग्जम्पशंस दे रखी हैं कि भाई आप लोग आइए, समाज से आइए और ऐसा काम करिए और हम आपको टैक्स में रिबेट देंगे। तो ट्रस्ट के केस में सोसाइटी जो 80G12 में रजिस्टर्ड है, उसको लेके भी क्या कोई अमेंडमेंट सरकार लाई है? जी हाँ, ऐसा है। जो ये चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी होती हैं जो एजुकेशन या मेडिकल के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके लिए 2 तरह के टैक्स प्रोविजंस हैं। एक सेक्शन 1023C में एग्जम्पशन है और एक सेक्शन 12A में एग्जम्पशन है। तो 2 तरह के रिजीम है, दोनों में उनको अप्रूवल लेना पड़ता था। अपना अप्रूवल लेने के बाद वो अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते थे। इस बार गवर्नमेंट ने क्लियर कट कर दिया है कि 1 अक्टूबर तक की डेट फाइनल कर दी है। 1 अक्टूबर तक जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया एग्जम्पशन के लिए, उनको एग्जम्पशन मिलेगा। उसके बाद फिर ट्रस्ट को कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। अगर पहले से एग्जम्पशन चल रहा है और उनका जब रिन्यूअल आएगा, उस डेट तक उन्होंने रिन्यूअल ले लिया तो उनका एग्जम्पशन कंटिन्यू होगा, अगर नहीं लिया तो कंटिन्यू नहीं होगा। क्योंकि इसमें एक चीज ये है कि जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं है या जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया और रिन्यू नहीं कराया है, तो उनको ऊपर एग्जिट टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा रेट से है। उनकी जो संपत्तियां उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर एग्जिट टैक्स लगता है। तो इसलिए प्रोविजन एक ऐसा है कि इसमें उन्होंने इस बार एक कर दिया फर्दर। पहले ये 30 जून की डेट बढ़ाई थी, इसकी समय सीमा हमेशा बढ़ाते जा रही थी गवर्नमेंट लगातार ट्रस्ट को लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए। अभी लास्ट में 30 जून लास्ट डेट थी, लेकिन अब उन्होंने लास्ट डेट तो नहीं बढ़ाई, लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया एक्ट के अंदर कि 1 अक्टूबर के बाद अगर कोई भी एप्लीकेशन आएगी जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। सर, कुछ इनकम जब हमारी कुछ लिमिट से ज़्यादा होती है तो एक सरचार्ज भी सरकार हमसे लेती है। तो क्या सरचार्ज पे भी कोई चेंजेस आया है? सरचार्ज में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के सरचार्ज में चेंज आया है और इंडिविजुअल के सरचार्ज में तो मैं समझता हूँ कोई चेंज नहीं है शायद। हाँ जी, वो थोड़ा सा चेंज है। ठीक है। एक एनपीएस को लेके 80CCD में पहले कहा जाता था कि एनपीएस 14% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा अगर वो केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो क्या इस सेक्शन में बिल्कुल चेंजेस लाई है? 80CCD जो नेशनल पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट जो है ये चाहती है कि पेंशन सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, आदमी को आगे चल के अपनी पेंशन मिल सके। तो उन्होंने एक नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च करी। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है और एम्प्लॉयर भी करता है। उसमें यह था कि अगर कोई एम्प्लॉय है गवर्नमेंट सेक्टर का है तो उसको 14% ऑफ बेसिक सैलरी का
अलाउ होता था, लेकिन अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 10% ही अलाउ होता था। तो उसको एट पार लाने के लिए उन्होंने इस बार ये कर दिया है कि चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, सबको 14% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूशन उसमें अलाउ होगा। ओके, ये वेलकम वेलकम मेजर, बिल्कुल वेलकम मेजर है, ये सैलरी एम्प्लॉय के लिए अच्छा रहेगा। कुछ कंपनी सर ऐसी होती हैं जो शेयर्स अपने प्रीमियम पे अलॉट करती थी, लोगों को देती थी, और उस प्रीमियम पे सरकार एक टैक्स लेती थी, शेयर प्रीमियम टैक्स के नाम जी पे। अब उस टाइम में कोई चेंजेस किया है बिल्कुल क्या? बिल्कुल विनीश जी, सेक्शन 56(7)(2)(b), 56 में सब सेक्शन 7B होता था। उस सेक्शन में ये था कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है अदर देन लिस्टेड कंपनी और उस पर प्रीमियम लेती है, तो उस प्रीमियम को टैक्सेबल करा जाता था। तो उससे उसको गवर्नमेंट ये मान के चल रही थी कि जो प्रीमियम लिया जा रहा है वो अदर सोर्सेज से लिया जा रहा है, तो उसको पहले काफ़ी टैक्स उस पर लग रहा था। अब उस चीज़ को उन्होंने प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री को, बिजनेस को, उन्होंने इसको सनसेट कर दिया, क्लॉज कर दिया कि ये अमेंडमेंट इस साल से कर दिया, 25 के बाद इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर प्राइवेट लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करती है तो उस पर कोई से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हमारे देश में ई कॉमर्स बिजनेस एकदम तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे देखिए वो ई कॉमर्स पे ट्रेड कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, ऑनलाइन मंगा रहा है। तो वहाँ पे एक TDS का प्रोविज़न था जो GST में भी था, GST में भी 0.5 था, उसे 0.25 कर दिया है। हमारे इनकम टैक्स में भी क्या कोई TDS का प्रोविज़न था? हाँ बिल्कुल, इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर TDS का प्रोविजन था, जिसके रेट को इस बार रिड्यूस कर दिया गया है। रिड्यूस कर दिया, काफ़ी बड़ा मुझे लगता है अब बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटरों को उससे। एक सर नया सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है, सेक्शन 44 BBC। जैसे हमारा 44 AD, AB, ADA होता है और AE होता है, ऐसे 44 BBC इंट्रोड्यूस करा है। वो किसको टारगेट करके इन्होंने बनाया है? ये जो सेक्शन है बिनीश भाई, ऐसा है, गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ क्रूज बिजनेस को बहुत बढ़ावा देना चाह रही है। आपने देखा पीछे जो है बनारस में क्रूज चले, हाँ जी, है ना, और क्रूज बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की स्कीम ला रहे हैं। टूरिज्म पॉलिसी जो है यूपी की, उसमें भी क्रूज बिजनेस के लिए है। तो इस बार उन्होंने कहा कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आती है और वो यहाँ पे अपना क्रूज का बिजनेस करती है, तो उसके ऊपर उसे सिंप्लीफाई जो है, उसकी जो भी रिसिप्ट्स हैं उसको 20% जो उसका प्रॉफिट माना जाएगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब उसको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, लिटिगेशन से बचाने के लिए सिंप्लीफाइड स्कीम लिया है, प्रिजम्पटिव स्कीम जैसे कहते हैं। तो उस प्रिजम्पटिव स्कीम में उस पर 20% टैक्स प्रॉफिट माना जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मूव है कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में बुलाने के लिए। सर, TDS TCS के जो हमारे नियम थे, हम लोग रिटर्न रिवाइज करते थे 26Q 24Q, ये हम रिटर्न फाइल करते थे। हम लोग पिछले 10-10 साल के, 15-15 साल के पुराने रिवाइज कर सकते थे, और जब वो रिवाइज करते थे उस समय का ITR भी फाइल हो चुका है, प्रोसेस भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो वो चेंजेस क्या सरकार ने कुछ करे हैं? जी हाँ, इसमें क्या था पहले कि होता ये था कि लोग TDS TCS की रिटर्न अपनी कभी भी रिवाइज करते थे, और उसके केस में जो एम्प्लॉय होता था उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसकी रिटर्न की सीमा जो 31 दिसंबर होती है रिवाइज करने की लास्ट। तो इस बार उन्होंने कर दिया कि एक तो आप अपनी TDS TCS रिटर्न अनलिमिटेड टाइम रिवाइज नहीं कर सकते, 6 साल तक करेंगे आप केवल। और दूसरा ये कर दिया कि जो आपका ईयर था, फाइनेंशियल ईयर, जो आपकी टाइम लिमिट थी, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिवाइज कर देना है। मतलब फाइनेंशियल ईयर के 1 महीने और पीछे की 6 साल तक आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं। और सर, हम लोग कुछ ऐसे रिटर्न्स भरते हैं जिसमें हमें, जिसके पास फॉरेन एसेट्स होती हैं, फॉरेन नेशनल बैंक अकाउंट या शेयर कुछ भी होते थे, तो हमें वो पूरे रिटर्न में मेंशन करने होते थे, जिसमें वो कहते थे कि भैया अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न में शो करने हैं। क्या इसमें भी सरकार ने कोई चेंज करा है? हाँ बनीश भाई, बिल्कुल सही बात है। ये एक बहुत बड़ा इशू था ये कि जो रेजिडेंट इंडियन है, खासतौर से यूथ जो आजकल के हैं, उनके फॉरेन में अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि वो आजकल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उनके वहाँ पे कुछ अकाउंट्स होते हैं, कुछ शेयर्स भी होते हैं, तो उसको अपनी उसमें रिटर्न में दिखाना पड़ता था। अगर वो नहीं दिखाते थे तो उसमें ब्लैक मनी एक्ट के प्रोविजन भी लगते थे, और ब्लैक मनी एक्ट में उसमें 10 लाख की पेनल्टी थी। इतनी हैवी पेनल्टी थी अगर मान लीजिए आपका शेयर या वहाँ पे कुछ है। तो उसमें प्रोविजन पहले ये था कि अगर आपकी बैंक बैलेंस है जिनकी वैल्यू 5 लाख से कम है तो ये पेनल्टी नहीं लगेगी, और अगर 5 लाख से ऊपर है तब ये पेनल्टी लगेगी। इस बार इस लिमिट को बढ़ा के उन्होंने 20 लाख कर दिया है कि अगर आपके वहाँ अकाउंट जो फॉरेन में बैंक अकाउंट्स हैं उनकी वैल्यू 20 लाख है, उसमें वहाँ पे जो पैसा जमा है, तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, उससे ऊपर है तो आपको ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन फॉरेन एसेट्स दिखाना जरूरी है। हर इंडिविजुअल को जो रेजिडेंट इंडियन है उसको अपनी सारी दिखाना चाहिए, अदरवाइज वो बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी।
बिल्कुल, सर ने लगभग जितने चेंजेस हुए थे हमने पूरी कोशिश करी सबको कवर करने की, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग जितने कर पाए हम लोग ने उतना कवर किया। और सर आपके हिसाब से 10 में से इस बजट को आप कितने नंबर देंगे? देखिए ऐसा है, इस बजट को अगर हम इनकम टैक्स का पॉइंट छोड़ दें और पूरे नेशनल इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि इकोनॉमी इस समय हमारी बहुत अच्छी चल रही है। 8.2% की जीडीपी में ग्रोथ हो रही है। और इस बजट में विनीश भाई आपने देखा होगा कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट जो है, वो घटा के 4.9% पे ले आए हैं, जो अभी तक 5.6% चल रही थी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अगर हम 4.9% तक रेस्ट्रिक्ट कर पाते हैं अपनी फिजिकल डेफिसिट को, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। इन्फ्लेशन रेट आप देख रहे हैं लगातार जो है डाउन हो रहा है, केवल एक फूड सेक्टर में, वो भी वेजिटेबल्स की वजह से, क्योंकि सीजनल होता है वेजिटेबल का मार्केट, तो उसमें थोड़ा इन्फ्लेशन आ जाता है, उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन हमारा बढ़ता जा रहा है। अदरवाइज आप देखें तो चाहे रिटेल इन्फ्लेशन हो चाहे होलसेल इन्फ्लेशन हो, हमारा इन्फ्लेशन रेट लगातार डाउन हो रहा है। तो ये इकोनॉमी की एक अच्छी पोजीशन को सिद्ध करता है। आप देखें बैंक के एनपीए हैं वो 2.8% पे आ गए घट के। जो एनपीए एक समय बहुत बड़ी समस्या होती थी बैंकों के लिए, वो आज इतना बढ़िया फिस्कल मैनेजमेंट चल रहा है, बैंकिंग का चल रहा है कि 2.8% पे आ गए हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमी बहुत अच्छी बढ़ रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार सबसे ज्यादा, पिछली बार 10 लाख करोड़ का प्रोविजन था, इस बार 11,11,111 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोविजन किया गया है, जो 3.6% ऑफ आपके बजट उसका है, जीडीपी का है। तो ये बहुत अच्छे मेजर हैं। जिन मेजर्स को देखते हुए मैं कहूँगा ये बजट कंट्री के विकास में अच्छे काम करने जा रहा है, अच्छे आयाम सिद्ध करने जा रहा है। जो मेजर्स बिहार के डेवलपमेंट के लिए, आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, या जिन एरियाज में फ्लड ज़्यादा आता है जैसे सिक्किम है, इनके लिए किए गए हैं, बहुत अच्छे वेलकम मेजर्स हैं। और गवर्नमेंट इकोनॉमी के नए नए सेक्टर खुलना चाह रही है, जैसे क्रूज बिजनेस है, फिशरीज है, इन बिजनेस को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है कि नए नए बिजनेस, सोलर पावर है, इन सबको जो इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, उन सबको इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी निश्चित रूप से बढ़ने जा रही है। तो मैं अगर कहूँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बजट को मैं 10 में से 8 नंबर देना चाहूँगा। इनकम टैक्स में जरूर लोगों को हो सकता है थोड़ी निराशा लगी हो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा उम्मीद करते हैं हमेशा कि हमारा स्लैब बढ़ जाए, हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाए। हर आदमी चाहता है, सैलरीड क्लास खासतौर से चाहता है हमें कुछ बेनिफिट मिले, और लेडीज भी सोचती हैं हमें बजट में ऐसी चीज़ मिले, सामने नजर आए। इस बजट में बहुत बेनिफिट सामने नजर नहीं आ रहे। डिडक्शन का है, स्लैब का है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इनडायरेक्टली कंट्री की इकोनॉमी के लिए इससे बहुत बड़ा बूम मिलने जा रहा है, बूस्ट मिलने जा रहा है। इसलिए मैं इस बजट की प्रशंसा करना चाहूंगा, 10 में से 8 नंबर जरूर दूंगा। एक मेरे सर मन में बड़ी उत्सुकता रहती है, हमारे देश की जनता 140 करोड़ की है लगभग, उससे ज़्यादा ही हो गई है, और हमारे जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग हैं लगभग 7.25 करोड़ हैं। जो लास्ट ईयर का डेटा 7.25 करोड़ का डेटा था, और उस 7.25 करोड़ में भी 50 लाख लोग ही ऐसे हैं जो 1 करोड़ से ऊपर का रिटर्न भरते हैं। तो क्या हमारे यहाँ बिजनेस ऐसे नहीं है, और जिसमें कितने तो सैलरी क्लास हैं, तो क्या हमारे यहाँ वो बिजनेस नहीं है, या लोग टैक्स पे नहीं करना चाह रहे? ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा है विनीश भाई, देखिए हमारी कंट्री शुरू से एग्रीकल्चर बेस्ड रही है। बिल्कुल, शुरू से आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी एग्रो बेस्ड है, और एग्रीकल्चर इंडिया में टैक्स फ्री है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो टैक्स फ्री स्लैब में चली जाती है ना, क्योंकि तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी आज भी ऐसी है। हालांकि हमारी पॉवर्टी जो है इंप्रूवमेंट हो रहा है। पिछली बार आपने देखा होगा पॉवर्टी लाइन से, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पब्लिक थी, उससे काफी बड़ी संख्या में लोग ऊपर आ गए हैं। तो लेकिन अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। एक वो सेक्टर है जो एग्रीकल्चर काम कर रहा है केवल, और कोई काम नहीं कर रहा है। तो इन से बहुत बड़ा अभी एरिया हमारा ऐसा है पॉपुलेशन का जिसपे टैक्स नेट में नहीं आ रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो सैलरीड को तो हर हाथ में देना ही पड़ता है टैक्स, वो तो आता ही है। और सैलरीड आदमी रोता भी यही है कि टैक्स हमारे पास से जाता है और बेनिफिट दूसरों को मिलता है। ये सैलरीड क्लास का एक रोना होता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो सैलरीड क्लास है या बिजनेस क्लास है, उसे तो टैक्स देने ही देना, उसकी तो लायबिलिटी है टैक्स देने की। लेकिन अब ये जरूरी है कि हम और बचे हुए जो लोग हैं, अगर भले ही हम एग्रीकल्चर को नहीं ला पा रहे हैं, तो जो और बचे हुए लोग अगर किसी वजह से छुपा रहे हैं अपनी इनकम को, उनको जरूर पकड़ के लाएं। इसीलिए गवर्नमेंट जो प्रिजम्पटिव स्कीम लाती है टैक्सेशन की, इसीलिए लाती है कि लोग डरे नहीं टैक्स के, वो ये प्रिजम्पटिव टैक्स में टैक्स पे कर दे और भूल जाएं आप काम को। तो ये प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम इसीलिए लाई जाती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स के दायरे में आए। बिल्कुल, हमने एक एक सेक्शन का बारीकी से पूरी विस्तार चर्चा करी, क्या क्या चेंजेस आए हैं उस पर आपको बारे में बताया, पहले क्या चेंजेस थे और अब क्या चेंजेस आ गए। मुझे लगता है आप लोग इससे बिल्कुल लाभान्वित होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मन में शंका हो, कोई भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपना मैसेज शेयर करिएगा। आपको कोशिश करूँगा कि सही टाइम पे सही जवाब आपको उस समय मिल सके। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद
आपने इतना महत्वपूर्ण समय अपने शेड्यूल में से निकाल के हमको दिया। हमारे व्यूअर्स बिल्कुल आपके बातों से, आपके वक्ता से लाभान्वित होंगे। थैंक यू विनीश भाई, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं आपके स्टूडियो में आके इनकम टैक्स के ऊपर कुछ चर्चा कर सका, और हम लोगों ने आपस में एक दूसरे से चर्चा करके थोड़ा अपना एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है और अपने फैमिली, बिजनेसमैन, सर्विस प्रोवाइडर, जो भी दोस्त है आपके साथ है, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बजट हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि बजट में क्या आया है और क्या चेंजेस हमारे लिए लाभदायक है। इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।